हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय स्टडी पर। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम उस वंश की बात कर रहे हैं जिसका प्राचीन काल से पूरे विश्व के अंदर जिसका नाम चलता है दोस्तों सबसे प्राचीन राजवंश और सबसे लंबे अरसे तक यानी बहुत ही लंबे समय तक जिसने अपना साम्राज्य स्थापित रखा था, मेवाड़ राजवंश की हम बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ की बात में हमने कर ली थी दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर, महाराणा मोकल की बात कर ली थी और मोकल की बात कर ली थी। ये राणा लाखा के पुत्र थे, छोटे पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था राणा चूड़ा और जिसे हम मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, जिसने अपने पिता की इच्छाओं की खातिर मेवाड़ की राजगद्दी को त्याग दिया था। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों महाराणा मोकल के बाद उन्हीं का पुत्र आता है जिसका नाम आता है महाराणा कुंभा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा दोस्तों, इस महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल होता है वो 1433 से लेकर 1468 तक होता है। 1433 से 1468 तक होता है। किसका कार्यकाल? महाराणा कुंभा का। अब देखिए, जो महाराणा कुंभा है इसकी दोस्तों अनेक इन्हें उपाधियां दी गई है। क्या क्या उपाधि दी गई है दोस्तों? तो इन्हें उपाधि दी गई है अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राणो रासो, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु। तो इस प्रकार से जो महाराणा कुंभा है उनकी अनेक उपाधियां हैं और उन उपाधियों की हम बातें कर लेते हैं। एक बार सभी का नाम देख लेते हैं। हम बातें कर रहे हैं दोस्तों उनकी उपाधियों की। किसकी? महाराणा कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है? तो पहली की मैं बात करूं तो पहली है हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। दूसरी बात करूं दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये वीणा वादक से अत्य संगीतज्ञ थे। तीसरी बात करूं दोस्तों राणे राय। राणे राय। यदि चौथे की बात करें तो राणे रासो। इसके अलावा शैल गुरु। छाप गुरु। शैल गुरु, छाप गुरु। और भी यदि इनकी हम बातों के नाम करें तो दान गुरु, नरपति। दोस्तों, जो महाराणा कुंभा है इनकी अनेक उपाधि आती है। किसकी? महाराणा कुंभा की। एक और आती है दोस्तों अश्वपति। अश्वपति। तो ये तो हो गई महाराणा कुंभा की उपाधियां। कौन कौन सी हो गई दोस्तों? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राणो रासो, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, नरपति, अश्वपति। अब देखिए, ये प्रमुख संगीतज्ञ थे, इस कारण इसे क्या कहा जाता था? अभिनव भट्टाचार्य। स्वयं संगीत के अच्छे वादक थे, प्रमुख संगीतज्ञ, और इसके साथ ही साथ ये वीणा भी बजाते थे दोस्तों।
वीणा बजाते थे। इस कारण इन्हें क्या कहा गया है? इस कारण इन्हें कहा गया है अभिनव भट्टाचार्य। बात करूं हिंदू सुल्तान की, तो ये हिंदू शासक यानी हिंदुओं के रक्षक थे दोस्तों, इस कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा है। इसके अलावा दोस्तों शैल गुरु और छाप गुरु, इन्हें युद्ध में, ये जो युद्ध की जो कलाएं थी उनमें निपुण होने के कारण इन्हें शैल गुरु, छाप गुरु कहा गया है। शैल गुरु से तात्पर्य दोस्तों ये पहाड़ी दुर्गों को विजय करने में माहिर थे, इस कारण इन्हें शैल गुरु भी कहा गया है। दोस्तों दान गुरु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अच्छे दानी व्यक्ति थे, इस कारण इन्हें दान गुरु भी कहा जाता है। नरपति से तात्पर्य है दोस्तों कि ये नर यानी मनुष्यों के अंदर सर्वश्रेष्ठ, इस कारण इन्हें नरपति भी कहा गया है। आशुपति से तात्पर्य है कि ये घोड़ों के अच्छे मतलब अच्छे घुड़सवार थे दोस्तों, तो इस कारण इन्हें आशुपति भी कहा गया है। ये तो इनकी उपाधि आ गई किसकी? महाराणा कुंभा की। आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कुंभा के बारे में जानकारियों की हम बात करते हैं। जानकारी कुंभा के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, हम उनकी बातें कर लेते हैं दोस्तों। तो कुंभा के जो जानकारी के स्रोत हैं, पहला तो आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। पहला आता है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति है, ये विजय स्तंभ की ही नवी मंजिल के अंदर खुदी हुई है। अर्थात इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर मेवाड़ की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? मेवाड़ की वंशावली। मेवाड़ की वंशावली के बारे में, मेवाड़ की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में जानकारी मिलती है किससे? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से। प्रत्येक महाराजा के बारे में जानकारी मिलती है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति का, तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अत्रि और उसके पुत्र महेश ने। यहां लिख देता हूं मैं निर्माण। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों अत्रि और इसी का पुत्र आता है दोस्तों महेश। अत्रि और उसके पुत्र महेश ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। किसका? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का दोस्तों, जिसमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा मेवाड़ के सभी महाराणाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों तो दूसरा आता है कुंभलगढ़। कौन सा आता है दोस्तों? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दोस्तों जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, मैंने बताया है कि विजय स्तंभ की नवी मंजिल के अंदर है दोस्तों। दूसरा जो कुंभलगढ़ आता है, कुंभलगढ़ के अंदर एक मंदिर आता है दोस्तों, इसका नाम आता है नामदेव का मंदिर। नामदेव का मंदिर। कुंभलगढ़ दुर्ग की बातें कर रहा हूं मैं दोस्तों। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक नाम आता है नामदेव का मंदिर, और इसी नामदेव मंदिर के पास, इसी के पास के अंदर दोस्तों कुंभलगढ़ प्रस्तुति खुदी हुई है। क्या है दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रस्तुति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रस्तुति को किसने खुदवाया था दोस्तों? तो
ये करवाया था महेश ने, जो अत्रि के पुत्र थे इसी महेश ने। इसी अत्रि के पुत्र महेश ने कुंभलगढ़ परिस्थिति को भी खुदवाया था, जिसके अंदर महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। ये चट्टानों पर खुदवाया गया है कुंभलगढ़ परिस्थिति। कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, नामदेव मंदिर के पास के अंदर कुंभलगढ़ परिस्थिति। आगे बात करूँ दोस्तों, यदि मैं इसी के जानकारी के बारे में, महाराणा कुंभा की जानकारी के जो स्रोत हैं उन्हीं के बारे में बात करूँ, तो एक व्यक्ति आते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति जिसका नाम हमने सुना है, जिसका नाम आता है श्यामल दास, कवि श्यामल दास। श्यामल दास दोस्तों, जो ये श्यामल दास हैं दोस्तों, जो ये श्यामल दास हैं ये कवि थे, लेकिन ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। लेकिन इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या आता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनकी जो पुस्तक आती है श्यामल दास की, क्या नाम आता है दोस्तों? जो श्यामल दास की पुस्तक थी उसका नाम था वीर विनोदा, वीर विनोद। इस वीर विनोद के अंदर श्यामल दास ने बताया है या फिर कहा है कि मेवाड़ के अंदर या फिर 84 दुर्गों में, राजस्थान के 84 दुर्गों में से, राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? 32 दुर्गों का निर्माण दोस्तों महाराणा कुंभा ने। और इसी कारण महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। किसका? राजस्थान की कला का, और कला और स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा को, क्योंकि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर बताया है कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने। तो श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है, कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं तो आता है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य दोस्तों, इस एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी काहनड़ व्यास ने। किसने? काहनड़ व्यास ने। और ये काहना व्यास कौन था दोस्तों? तो काहना व्यास आता है महाराणा कुंभा का वैधानिक गुरु। कौन आता है दोस्तों? काहना व्यास। इस कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी, जिसमें महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसी के अंदर इस एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग आता है दोस्तों, इस एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम भाग आता है, जिसका नाम आता है राजवर्णन। क्या आता है दोस्तों? राजवर्णन। पहले प्रथम भाग का नाम आता है दोस्तों राजवर्णन। इस राजवर्णन की किसने लिखा था? तो राजवर्णन को दोस्तों, इस राजवर्णन को ये कुंभा के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा लिखित। कुंभा के द्वारा क्या लिखित है दोस्तों? एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग राजवर्णन, जो कुंभा के द्वारा लिखित है, जिसमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं कुंभा के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो क्या क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए जानकारी के स्रोत दोस्तों, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति है, जो कि हमारा जो विजय स्तंभ है, जिसे विक्ट्री टावर बोलते हैं, जिसका
निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसकी बातें हम आगे करेंगे। तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अंदर दोस्तों मेवाड़ की जो वंशावली है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात मैं यूँ कहूँ कि मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति से। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अत्रि और उसके पुत्र महेश के द्वारा। यह विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है दोस्तों। क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है दोस्तों कीर्ति, जिसमें मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर नामदेव मंदिर के पास चट्टानों पर, नामदेव मंदिर के पास जो चट्टानें हैं वहाँ कुंभलगढ़ प्रशस्ति का निर्माण किया गया है या फिर खुदवाया गया है। इसको भी किसने खुदवाया था दोस्तों? अत्रि के जो पुत्र आते हैं जिसका नाम महेश था, उस महेश ने इस प्रशस्ति को खुदवाया था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति को, जिसमें भी महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो श्यामल दास जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे राजस्थान के, इन्हीं की पुस्तक आती है जिसका नाम आता है वीर विनोद। इस वीर विनोद में दोस्तों श्यामल दास ने कहा है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है और इसी कारण महाराणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक कहा गया है दोस्तों। आगे इसके बारे में ही बात करूं दोस्तों तो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ आता है जिसकी रचना कान्हा व्यास ने की है दोस्तों। इसी कान्हा व्यास ने इसकी रचना की है दोस्तों एकलिंग महात्म्य की। लेकिन एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग आता है जिसका नाम आता है दोस्तों राजवर्णन। इस राजवर्णन को दोस्तों कुंभा के द्वारा लिखा गया है, ये राजवर्णन प्रथम भाग, लेकिन इसको पूरा किया था कान्हा व्यास ने। तो ये तो महाराणा कुंभा की दोस्तों जानकारी के स्रोत आ गए। अब महाराणा कुंभा के सामने क्या क्या समस्याएं आई, उनकी समस्या थी, उनके जो पिता के हत्यारे थे, महाराणा मोकल के जो हत्यारे थे, चाचा मेहरम हैपा पंवार, वो उनके सामने समस्याएं थी। दूसरी समस्या उनके सामने क्या थी, तो दूसरी समस्या आती है दोस्तों जो मारवाड़ का राठौड़ शासक था रणमल राठौड़, जो कि मेवाड़ पर अपने अधिकार को प्रभाव को बढ़ाते ही जा रहा था। सैन्य हैं, बड़े बड़े अधिकारी पद थे, उन पर मारवाड़ के शासकों को बैठा रहा था क्योंकि वो हंसाबाई का पुत्र था और महाराणा मोकल का मामा था और इसी मोकल का पुत्र होता है कुंभा। तो मारवाड़ का प्रभाव मेवाड़ पे बढ़ रहा था, उनके प्रभाव को भी रोकना था। ये बड़ी समस्याएं थी महाराणा कुंभा के पास। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। चलो हम दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर कीजिए। और कुछ भी दोस्तों यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की बातें कर रहे हैं दोस्तों। 1433 के अंदर शासक बनता है। 1433 में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे ये कौन? महाराणा कुंभा। 1433 के अंदर मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते हैं महाराणा कुंभा और दो विकट समस्याएं आती हैं। राजगद्दी पर बैठते ही दोस्तों दो समस्याएं आती हैं इनके। पहली समस्या तो थी कि पिता के हत्यारों का बदला लेना, पिता के हत्यारों का बदला लेना। पिता के हत्यारे कौन थे दोस्तों? चाचा मेरा और महपा पंवार। दूसरी समस्या आती है दोस्तों मारवाड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना।
मारवाड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। ये दो समस्याएं थी किसके साथ दोस्तों? महाराणा कुंभा के साथ। एक तो पिता की हत्यारे थी जिसका नाम आता है चाचा मेरा और महपा पंवार, और दूसरे आते हैं दोस्तों मारवाड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अपने पिता की हत्यारों का बदला लेता है महाराणा कुंभा चाचा मेरा के साथ बदला लेता है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बातें करते हैं 1433 में जब ये शासक बनता है, तो इसके बाद दोस्तों कुंभा क्या करते हैं दोस्तों? रणमल पहले, एक तो रणमल को दोस्तों साथ लेते हैं, क्योंकि रणमल दोस्तों इनके पिता का संरक्षक था। किसका? महाराणा मोकल का। एक तो रणमल, और दूसरे व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों राघव देव सिसोदिया। क्या नाम आता है दोस्तों? क्योंकि जो मेवाड़ के महाराणा थे ये सिसोदा ग्राम से थे, इसी कारण ये सिसोदिया लगाते हैं दोस्तों। तो दूसरे आते हैं राघव देव सिसोदिया। दोस्तों जो राघवदेव सिसोदिया होते हैं ये कौन होते हैं? तो राघवदेव जो सिसोदिया हैं इनके चाचा लगते थे। किस प्रकार से दोस्तों? तो एक व्यक्ति और आता है जिसे हम मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। किसका? मेवाड़ का, जिसका नाम आता है राणा चूड़ा। इसी राणा चूड़ा का भाई था कौन? राघवदेव सिसोदिया। राणा चूड़ा ने दोस्तों महाराणा मोकल की खातिर या फिर अपने पिता राणा लाखा की खातिर मेवाड़ की राजगद्दी को त्याग दिया था, और महाराणा मोकल जो कुंभा के पिता थे वो शासक बनते हैं, जिसके बाद कुंभा शासक बनते हैं। तो दोस्तों राणा चूड़ा के ही भाई थे राघवदेव सिसोदिया। तो कुंभा ने दोस्तों रणमल और राघवदेव सिसोदिया को युद्ध के लिए भेजते हैं। किस पर? आक्रमण के लिए भेजते हैं दोस्तों। बात करते हैं, इधर एक व्यक्ति आता है मालवा का शासक। कौन आता है दोस्तों? मालवा का शासक। इस मालवा के शासक से पहले हमें कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। आक्रमण के लिए भेजता है किसे? महपा पंवार और चाचा मेरा, और तीसरे व्यक्ति थे महपा पंवार। इन पर आक्रमण के लिए भेजता है इन दोनों को दोस्तों। किसको? रणमल और राघवदेव सिसोदिया को। और ये आक्रमण करते हैं दोस्तों इन पर, और इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी? चाचा और मेरा की। किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? चाचा और मेरा की इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है, लेकिन महपा पंवार बच निकलता है दोस्तों। कौन? महपा पंवार। ये महपा पंवार दोस्तों भाग गया, और इसी के साथ एक व्यक्ति और आता है जो चाचा थे। इन्हीं चाचा का बेटा आता है इक्का या एक्का। ये दोनों दोस्तों भाग जाते हैं। कहाँ पर? मालवा के शासक आते हैं महमूद खिलजी। मालवा के शासक महमूद खिलजी के पास भाग जाते हैं। कौन? महपा पंवार और एक्का। शरण ले ली महमूद खिलजी के पास। ये मालवा का शासक था महमूद खिलजी। लेकिन दोस्तों इस युद्ध के अंदर क्या होता है कि जब रणमल और राघवदेव सिसोदिया चाचा मेरा पर आक्रमण के लिए जाते हैं, तो इन दोनों के बीच दोस्तों अनबन हो जाती है। किस दोनों के बीच दोस्तों? रणमल और राघवदेव सिसोदिया के बीच कुछ अनबन हो जाती है दोस्तों। इन्होंने आक्रमण कर दिया, इनकी हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद रणमल दोस्तों राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर देता है। किसकी? राघवदेव सिसोदिया की। अब राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी रणमल ने,
अब दोस्तों रणमल राघवदेव सिसोदिया का भाई आता है राणा चूड़ा, जो मांडू गुजरात मालवा के अंदर चला गया था। मालवा की राजधानी होती है मांडू, वहां चला गया था कौन? राणा चूड़ा। जब राणा चूड़ा को पता चलता है और महाराणा कुंभा को जब पता चलता है दोस्तों किसके बारे में, इस रणमल के बारे में, किसने राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी है, तो कुंभा को दोस्तों और भी ज़्यादा थोड़ा सा शक पैदा होता है कि ये मारवाड़ के राज्य को मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता है। किस पर? मेवाड़ पर। मारवाड़ का अधिकार करना चाहता है मेवाड़ पर रणमल। इस कारण दोस्तों कुंभा ने रणमल की भी एक योजना बनाई, जिसकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों महमूद खिलजी के बारे में। महमूद खिलजी ने दोस्तों एक्का और महपा परमार को शरण दे दी, तो ये शत्रु हो गए किसका? महाराणा कुंभा का। दोस्तों महाराणा कुंभा का शत्रु हो गया महमूद खिलजी, और इस महमूद खिलजी ने मना कर दिया कुंभा से किसे लौटाने से? महपा परमार और एक्का को। तो दोस्तों एक युद्ध होता है आगे, जिसका मैं बात कर लेता हूँ इस युद्ध के बारे में। तो दोस्तों इस युद्ध की बात करते हैं हम जब, तो 1437 के अंदर ये युद्ध होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों? 1437 में। 1437 की बात आती है दोस्तों, युद्ध का नाम आता है सारंगपुर का युद्ध। युद्ध का नाम आता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच होता है दोस्तों? सारंगपुर का युद्ध, तो सारंगपुर का युद्ध होता है दोस्तों किसके बीच? महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच। 1437 के अंदर ये युद्ध होता है दोस्तों। इस पर बात कर लेते हैं। इधर होता है दोस्तों मेवाड़, इधर होता है दोस्तों मालवा। मालवा का शासक होता है दोस्तों महमूद खिलजी। कौन होता है दोस्तों? महमूद खिलजी। इधर आता है मेवाड़ का दोस्तों कुंभा होते हैं, और इस कुंभा ने 1437 के अंदर इस पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया दोस्तों? आक्रमण कर दिया महमूद खिलजी पर दोस्तों, और महमूद खिलजी को दोस्तों बंदी बना लिया। इसमें इसकी हार हो जाती है दोस्तों महमूद खिलजी की, और इस महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। किसने बंदी बना लिया? महाराणा कुंभा ने दोस्तों। कुंभा के युद्ध के अंदर विजय होती है दोस्तों। बताया जाता है दोस्तों महमूद खिलजी को बंदी बनाने के बाद 6 महीने तक इन्हें जेल के अंदर रखता है, जिसके बाद महमूद खिलजी ने इनसे माफ़ी मांग ली थी और इसे छोड़ दिया जाता है। तो बंदी बनाकर 6 महीने कैद में रखा जाता है दोस्तों। और कुंभा के द्वारा दोस्तों इस मेवाड़ पर दोस्तों जब विजय, मेवाड़ के शासक कुंभा के द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध के अंदर हरा दिया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों इस महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य के अंदर दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसके बारे में दोस्तों हम अभी आगे बात करते हैं। उससे पहले हम रणमल राठौड़ की बात कर लेते हैं कि रणमल राठौड़ की हत्या किस प्रकार से की गई थी। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। मेवाड़ के शासक आते हैं दोस्तों कुंभा, और मारवाड़ में कौन थे दोस्तों? मारवाड़ के शासक थे दोस्तों ये रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ मालवा के शासक थे दोस्तों। इस रणमल राठौड़ की दोस्तों एक दासी आती है, एक दासी आती है दोस्तों जिसे रणमल राठौड़ को बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, या फिर इसे हम बोल सकते हैं रणमल राठौड़ की प्रेमिका, जिसका नाम आता है दोस्तों भारमली। दोस्तों रणमल राठौड़ की दासी प्रेमिका आती है जिसका नाम आता है भारमली। कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने दोस्तों इस भारमली को क्या दिया? लालच। इस भारमली को लालच दिया, और रणमल राठौड़ दोस्तों इस भारमली के हाथों से ही सोमरस पिया करते थे। कहा जाता है कि ये सोमरस पीते थे दोस्तों। कौन?
रणमल राठौड़। बताया जाता है दोस्तों, अलग अलग बताया जाता है, किसी के द्वारा बताया जाता है दोस्तों, किसी इतिहासकार के द्वारा, कि भारमल्ली ने रणमल राठौड़ को इतना सोमरस पिला दिया था कि वो बेहोश हो गए थे। उस समय उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहा था, और जिसके बाद वो बेड पे ही गिर गए थे और कुंभा के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ इतिहासकारों ने बताया जाता है कि कुंभा के लालच देने के बाद भारमल्ली ने इसे सोमरस के स्थान पर जहर पिला दिया था, सोमरस के स्थान पर जहर पिला दिया था, और रणमल राठौड़ की वहीं बेड पर हत्या हो जाती है, या फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है जहर पीने के बाद। और कुछ इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि इतना अधिक मात्रा में सोमरस पिलाया गया था कि उनको होश नहीं रहता है, और महाराणा कुंभा के द्वारा बेड पर ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से रणमल राठौड़ की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई, और जो महाराणा कुंभा थे उनको दोनों जो थे, दो प्रमुख समस्याएं थी महाराणा कुंभा के पास जब वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। पहली थी चाचा मेरा और महपा पामार की हत्या करना, पिता के हत्यारों का बदला लेना, और दूसरी थी मारवाड़ का बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। तो कुंभा ने दोनों ही कार्य कर दिए थे दोस्तों। अब उनके सामने कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभा के बारे में। मैंने बताया दोस्तों आपको कि 1437 के युद्ध में, या फिर मैं कहूं कि सारंगपुर सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। के उपलक्ष्य में कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। अब इस विजय स्तंभ के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ के बारे में हम बातें करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सा विजय स्तंभ बनाने का प्रयास किया जाता है, तो देखते हैं विजय स्तंभ के बारे में। ये हमारा विजय स्तंभ हो गया है दोस्तों। 9 मंजिला भवन है, ये 9वीं मंजिल आ गई। ये आप बात कर रहे हैं दोस्तों 8वीं मंजिल, 7वीं मंजिल, ये 6 नंबर दोस्तों, नंबर 5, नंबर 4, 3, 2 और 1। क्या है दोस्तों, ये विजय स्तंभ। क्या है दोस्तों, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा विजय स्तंभ बनाया है हमने, प्रयास किया है। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराणा कुंभा ने। किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के युद्ध के विजय उपलक्ष्य में। सारंगपुर के युद्ध के अंदर दोस्तों मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करते हैं महाराणा कुंभा, और विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। दोस्तों राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें विजय स्तंभ के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में हम बातें करेंगे। पहले विजय स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि दोस्तों ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है विजय स्तंभ। पहला क्वेश्चन ये आता है दोस्तों
कि जो विजय स्तंभ है किस भगवान या फिर किस ईश्वर को दोस्तों प्रसिद्ध है, समर्पित हैं, तो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। दोस्तों सेकंड ग्रेड के अंदर ही ये क्वेश्चन आया था कि जो विजय स्तंभ हैं किन्हें समर्पित हैं, तो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। दोस्तों क्या है, भगवान विष्णु को समर्पित हैं, इसी कारण इनका नाम है विष्णु ध्वजगढ़ भी होता है। दोस्तों क्या नाम आता है इसका दोस्तों, विष्णु ध्वज। किसका नाम आता है, विजय स्तंभ का। और भी यदि इसके नामों की हम बात कर लें तो दोस्तों इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है किसे, विजय स्तंभ को। दोस्तों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या, हिंदू देवी देवताओं का हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताओ। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। साथ ही साथ तो दोस्तों राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी आता है विजय स्तंभ। दोस्तों हमारी जो पुस्तकें थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उनके अंदर पीछे दोस्तों विजय स्तंभ का चित्र आता था। साथ ही साथ जो राजस्थान पुलिस है दोस्तों, उस पर भी जो प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ भी आता है। तो इसके बारे में और भी यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या आता है, विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह आता है दोस्तों विजय स्तंभ। साथ ही साथ इसके दो नाम और आते हैं, एक आता है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं विजय स्तंभ क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। दूसरा दोस्तों बोलते हैं, इंग्लिश में नाम आता है विजय स्तंभ का विक्ट्री टावर। क्या नाम आता है दोस्तों, विक्ट्री टावर। देखिए इसके नाम आ गए दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है क्योंकि दोस्तों इसकी प्रत्येक मंजिल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की जो चित्रण किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसे राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया गया है दोस्तों, और इसे विजय स्तंभ और विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। अब इसके बारे में दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसकी जो नवी मंजिल है, नवी मंजिल के बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नवी मंजिल जो है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। क्या है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके अंदर मेवाड़ की वंशावली दी गई है। जिसका निर्माता कौन थे, अत्रि और पुत्र महेश। नवी मंजिल के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की दोस्तों यदि मैं बात करूं दोस्तों इसी विजय स्तंभ के बारे में, तो विजय स्तंभ के दोस्तों तीसरी और आठवीं जो माला है, मंजिल है दोस्तों, इस पर अल्लाह शब्द अंकित है। क्या है दोस्तों, अल्लाह शब्द अंकित किया गया है। ये अल्लाह शब्द क्यों अंकित किया गया है दोस्तों, ये अल्लाह शब्द इस कारण अंकित किया गया है दोस्तों, जिससे यदि आगे कोई भी विदेशी या मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करता है चित्तौड़ दुर्ग पर, तो इस विजय स्तंभ को तोड़े नहीं, उसे नष्ट नहीं करें। जब वो उस पर अल्लाह शब्द देखता है तो, क्योंकि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके जो देवी देवता थे वो अल्लाह कहलाते थे, इस कारण दोस्तों अल्लाह शब्द अंकित करवाया कि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इसे विजय स्तंभ को नष्ट या फिर इसको तोड़े नहीं दोस्तों। इस कारण तीसरी और आठवीं मंजिल पर
अल्लाह शब्द अंकित किया गया है दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी ऊंचाई 122 फीट है। कितनी दोस्तों? ऊंचाई 122 फीट है दोस्तों। कुछ बुक्स के अंदर ये जो ऊंचाई है 120 फीट भी दी जाती है, लेकिन दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो राजस्थान ग्रंथ अकादमी आती है दोस्तों, जो ऑथेंटिक बुक आती हैं उनके अंदर 122 फीट ही बताया गया था दोस्तों। चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई दी गई है दोस्तों 30 फीट। 30 फीट इसकी चौड़ाई की दी गई दोस्तों। यदि दोस्तों मैं बात कर लूँ कि इस पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, किस पर दोस्तों? विजय स्तंभ के अंदर दोस्तों जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो सीढ़ियाँ 157 सीढ़ियाँ आती है दोस्तों। कितनी आती है दोस्तों? 157। कुल 157 सीढ़ियाँ थी इस विजय स्तंभ के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों ये बनाया गया है कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। बात कर लूँ राजस्थान के इतिहास की बात आती है दोस्तों जब भी, तो कर्नल जेम्स टोड का नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। केजीटे अर्थात दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ का जो विजय स्तंभ है इसे दिल्ली के जो कुतुब मीनार हैं उससे इसकी अर्थात मिलता जुलता बताया है। किसे? विजय स्तंभ को कुतुब मीनार के समान बताया है, कुतुब मीनार से तुलना की है, कुतुब मीनार से तुलना। एक व्यक्ति आता है दोस्तों फर्ग्यूसन। कौन आता है दोस्तों? फर्ग्यूसन व्यक्ति आते हैं फर्ग्यूसन, जिसे इसे दोस्तों इस विजय स्तंभ को रोम के टार्जन से तुलना की है। रोम के टार्जन से एग्जाम्स के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कर्नल जेम्स टोड और फर्ग्यूसन ने तुलना किससे की है, लेकिन जानना जरूरी है। अब बात कर लूँ दोस्तों मैं इसी के बारे में कि इसका जो निर्माण थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे? वास्तुकार दोस्तों इसके वास्तुकारों की यदि मैं बात करूं, विजय स्तंभ के वास्तुकार का नाम आता है दोस्तों जैता पूंजा नापा। कौन आते हैं दोस्तों? जैता पूमा नापा और एक आते हैं पूंजा। कौन कौन आते हैं दोस्तों? जैता, पूमा, नापा और पूंजा। दोस्तों जो जैता है इसी के ये पुत्र थे, पूमा, नापा और पूंजा। इस जैता के ही पुत्र थे जो इसके विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। कौन कौन है दोस्तों? 4 व्यक्तियों का नाम आता है जैता, पूमा, नापा और पूंजा। जैता के ही पुत्र आते हैं दोस्तों ये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये विजय स्तंभ के वास्तुकार थे। अब दोस्तों एक बार विजय स्तंभ के बारे में कुछ एक दो बातें हो रही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो और मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों 15 अगस्त 1949 का दिन था। 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त फिर अब भी आने वाली है दोस्तों, लेकिन ये बात करें हम 1949 की। इस पर दोस्तों इस विजय स्तंभ पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई किस पर? विजय स्तंभ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो विजय स्तंभ हैं जिस पर 1 रुपए की डाक टिकट कब जारी की गई, तो 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई दोस्तों। ये राजस्थान की पहली इमारत है दोस्तों। क्या है दोस्तों? राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई है। राजस्थान की पहली इमारत, राजस्थान की पहली इमारत आती है दोस्तों विजय स्तंभ, जिस पर 1 रुपए की डाक टिकटें जारी की गई है दोस्तों। एक बार विजय स्तंभ के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। बताया जाता है दोस्तों कि
सारंगपुर के युद्ध के विजय उपलक्ष्य के अंदर इसे निर्माण करवाया था इस विजय स्तंभ का। दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में और भी जो जानकारी हैं वो हम बात कर लेंगे जब हम स्थापत्य कला की बातें करेंगे, दुर्गों के बारे में, जब चित्तौड़ दुर्ग की बात करेंगे तो उस समय हम बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। दोस्तों जो विजय स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। दोस्तों इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है विजय स्तंभ को। दोस्तों राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो इस विजय स्तंभ को ही लिया गया है। दोस्तों विजय स्तंभ का एक नाम विक्ट्री टावर भी आता है, विजय स्तंभ भी इसे कहा जाता है। दोस्तों जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल है जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी कि कीर्ति स्तंभ परिस्थिति है ये, जिसका निर्माण अत्रि और उसके पुत्र महेश ने करवाया था, जिस पर मेवाड़ की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो 3री और 8वीं मंजिल है जिस पर अल्लाह शब्द अंकित किया गया है, महाराणा कुंभा के द्वारा ये अंकित करवाया गया था, जिससे कोई भी विदेशी या मुस्लिम आक्रमणकारी हैं इस चित्तौड़ दुर्ग को नष्ट ना करें। दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग की जो ऊंचाई आती है 122 फीट आती है, चौड़ाई दोस्तों 130 फीट की आती है और जो इस पर सीढ़ियाँ बताई गई है 157 सीढ़ियाँ बताई गई है। दोस्तों कर्नल जेम्स स्टोन ने इस विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से तुलना की है। इसके अलावा एक और इतिहासकार आते हैं जिसका नाम आता है फर्ग्यूसन। दोस्तों इस फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। दोस्तों इस वास्तुकारों की यदि मैं बात करूं तो जैता, पूमा, नापा और पूंजा आते हैं। जैता के ही पुत्र होते हैं दोस्तों पूमा, नापा और पूंजा। दोस्तों 15 अगस्त 1949 के दिन 15 अगस्त 1949 को इस विजय स्तंभ पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी की गई। दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है। और भी कुछ दोस्तों इससे संबंधित यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए, साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये तो दोस्तों विजय स्तंभ हो गया। अब आपके सामने मन के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि फिर कीर्ति स्तंभ क्या है। तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों किसकी, कीर्ति स्तंभ। जो एक कीर्ति स्तंभ आता है दोस्तों ये जैन कीर्ति स्तंभ आता है, जैन कीर्ति स्तंभ। क्या आता है दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ। दोस्तों एक तो आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल में है, और ये आता है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ जो कि किसे पर भगवान आदिनाथ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो इसका पहले तो बात कर रहे थे दोस्तों इसका निर्माण इसका जो निर्माण है जैन कीर्ति स्तंभ का वो किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था दोस्तों बघेरवाल जैन ने, जिसे जीजाक भी कहा जाता है। दोस्तों निर्माण नाम आता है दोस्तों बघेरवाल जैन, जिसे जीजाक भी बोला जाता है। दोस्तों किसे समर्पित है दोस्तों ये, तो ये समर्पित है दोस्तों आदिनाथ को। आदिनाथ कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए आदिनाथ कौन थे। दोस्तों जो आदिनाथ हैं जो जैन धर्म के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु या प्रथम समर्थक थे दोस्तों आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम गुरु कौन है, भगवान आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम गुरु थे। दोस्तों प्रथम गुरु आदिनाथ थे जिसे ये समर्पित है जैन कीर्ति स्तंभ, किसे, आदिनाथ को, जैन धर्म के पहले गुरु, पहले तीर्थकार, पहले व्यक्ति। निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बघेरवाल जैन ने करवाया था, जिसे जीजाक भी बोला जाता है। दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ हैं ये भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही बनाया गया है। आगे भी यदि मैं बात करूं दोस्तों, जो जैन कीर्ति स्तंभ है दोस्तों ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला,
7 मंजिला। जैन कीर्ति स्तंभ दोस्तों 7 मंजिला है, तो ये तो जैन कीर्ति स्तंभ आ गई दोस्तों, जो कि विजय स्तंभ से अलग है दोस्तों, जिसका निर्माण भगेरवाल जैन जीजाग ने करवाया था। समर्पित है भगवान आदिनाथ को, जैन धर्म की पहले तीर्थकार। 7 मंजिला इमारत है जैन धर्म, जैन कीर्ति स्तंभ। तो ये तो दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ हो गया, साथ ही साथ हमने विजय स्तंभ के बारे में बात कर ली। आगे भी मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं दोस्तों एक बार। कुंभलगढ़ दोस्तों, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अपनी पत्नी, अपनी रानी कुंभलदेव की याद में करवाया था महाराणा कुंभा ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक इस प्रकार से दोस्तों ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसके चारों तरफ परकोटा ये दीवार की निर्माण की गई है दोस्तों। दोस्तों जो ये दीवार आती है ये 32 किलोमीटर है। जो चारों तरफ, इस दुर्ग के चारों तरफ दोस्तों जो दीवार आती है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 32 किलोमीटर की दीवार बताई जाती है दोस्तों, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार कहा जाता है इस दुर्ग के चारों तरफ दोस्तों जो परकोटा है दोस्तों। पहले दोस्तों जो राजा महाराजा हुए करते थे, अपने दुर्ग या फिर अपना जो दुर्ग होता है, महल होता है, उसके चारों तरफ रक्षा की खातिर एक दीवार, प्राचीर दीवार का निर्माण करते थे, जिसे ही परकोटा कहा गया है दोस्तों। तो जो 32 किलोमीटर चारों तरफ की दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों एक कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसके अंदर ही कटारगढ़ भी है दोस्तों। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर जो ऊपरी दुर्ग है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं क्या? कटारगढ़। कटारगढ़ दोस्तों, इसी कटारगढ़ के अंदर महाराणा कुंभा निवास करते थे। किसमें? कटारगढ़ में। महाराणा कुंभा निवास करते हैं दोस्तों कटारगढ़ के अंदर। इस कारण इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ये महाराणा कुंभा है, चारों तरफ देख रेख करते थे अपने दुर्ग की, जिस कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है दोस्तों कटारगढ़ को, मेवाड़ की आंख। दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और महल आता है, एक और महल आता है दोस्तों, जिसका नाम आता है बादल महल। क्या आता है दोस्तों? बादल महल। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों बादल महल। इस बादल महल में दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसमें? बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों बादल महल में। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक बात कही थी कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि जब गर्दन को ऊपर करके देखा जाता है तो सिर से पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में बात कही थी अबुल फजल ने? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ये बातें कही हैं अबुल फजल ने। अबुल फजल दोस्तों, अबुल फजल कौन था? तो ये अबुल फजल है जो अकबर का दोस्तों 9 रत्नों में से एक था, लेकिन ये राजस्थान से थे, लेकिन इन्होंने हमेशा दिल्ली के अंदर जो अकबर हैं उन्हीं के अधीन कार्य किया था। राजस्थान के नागौर जिले से थे अबुल फजल, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतना ऊंचा है, यह इतना ऊंचा है कि ऊपर देखने पर, ऊपर इस दुर्ग को ऊपर तक देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है, गिर जाती है। दोस्तों ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है जो BSTC
जो बीएड है, प्री बीएड है, उनके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसे इतना ऊंचा है जैसे ऊपर कर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। जैसे दोस्तों इसी के अंदर जहाँ महाराणा कुंभा निवास करते थे, जिसे ही क्या कहा गया है? मेवाड़ की आंख। किसे कहा गया है दोस्तों? मेवाड़ की आंख। कटारगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों बादल महल आता है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। निर्माण करवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। आगे बात कर लेता हूं दोस्तों श्यामल दास की एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है वीर विनोद। इस वीर विनोद में श्यामल दास ने कहा है कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसी कारण महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। आगे यदि बात करूं दोस्तों इसी कुंभलगढ़ के अलावा यदि हम बात करें तो जो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? आबू में। इसके साथ साथ दोस्तों जो बसंती दुर्ग है, साथ ही साथ दोस्तों मचान दुर्ग, ये कहाँ पर है दोस्तों? बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, ये स्थित है सिरोही जिले के अंदर। एक दुर्ग और आता है दोस्तों बैराट का दुर्ग। बैराट का दुर्ग कहाँ आता है दोस्तों? यह आता है भीलवाड़ा के अंदर, बदनौर में। तो दोस्तों जो ये दुर्ग है, इन दुर्गों का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। दोस्तों इन दोनों को याद करना है कि बसंती किस पे बैठी है? मचान पर बैठी है। दोनों कहाँ पर हैं? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है दोस्तों? आबू के अंदर हैं। और जो बैराट का दुर्ग है दोस्तों बैराट हमें जयपुर वाला बैराट नहीं लेना है, ये बदनौर भीलवाड़ा का बैराट है, जिसका निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों और भी अनेक जो महल आते हैं, दुर्ग आते हैं, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था दोस्तों। आगे भी यदि दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कुंभा के बारे में ही, तो दोस्तों 3 प्रमुख दुर्ग आते हैं। एक तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, दूसरा आता है दोस्तों अचलगढ़ का दुर्ग, और तीसरा आता है दोस्तों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है दोस्तों? राजसमंद में है। इन 3 दुर्गों के अंदर, 3 दुर्गों में महाराणा कुंभा ने दोस्तों क्या करवाया था? यहाँ निर्माण करवाया था दोस्तों कुंभ स्वामी जी का मंदिर। अचलगढ़, कुंभलगढ़, और तीसरा आता है दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग। इन तीनों के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया गया था दोस्तों। कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम का मंदिर बनवाया गया है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों महाराणा कुंभा के बारे में जो और बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है दोस्तों। कुंभा का और भी है, बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों महाराणा कुंभा का, जिसका हम आगे बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।